हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको लेसन नंबर 8 +2 क्लास बिजनेस का नियोजन और योजनाओं के प्रकार यानी प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स का पार्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे। तो पार्ट नंबर 2 में जो अगला जो टॉपिक है वो है नियोजन की सीमाएं। पहले हमने नियोजन क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके महत्व क्या है, इसके बारे में आपको बताया। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि नियोजन की सीमाएं क्या हैं, यानी लिमिटेशंस क्या हैं। आप जानते हैं कि हर चीज़ के कोई भी चीज़ है उसका एक पक्ष प्रॉफिट होता है या एडवांटेज होती है, तो सेकंड जो साइड होता है उसकी लिमिटेशंस या हानियां भी होती हैं। नियोजन की आवश्यकता व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक दोनों प्रकार की संस्थाओं में होती है। इस बात को बड़े ध्यान से सुनना कि प्लानिंग चाहे वो व्यावसायिक हो, बिजनेस या से रिलेटेड हो, ये गैर व्यावसायिक नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, चाहे आपका घर है, चाहे स्कूल है, चाहे खेल का मैदान है, लड़ाई का मैदान है, क्लब है, सब जगह प्लानिंग की आवश्यकता होती है। कुछ लोगों का यह विचार है कि नियोजन भविष्य के बारे में पूर्वानुमान पर आधारित होता है और भविष्य के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों का यह मानना है कि नियोजन हमेशा भविष्य के लिए किया जाता है और भविष्य अनिश्चित होता है, उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता, इसलिए यह एक बेकार प्रक्रिया है। इसलिए वो कहते हैं कि प्लानिंग करना तो बेकार है, प्लानिंग तो करनी नहीं चाहिए। लेकिन वास्तव में इन लोगों का इशारा नियोजन में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों की ओर है। वास्तव में ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इससे कुछ इसके लॉस भी हैं, अर्थात इसकी लिमिटेशंस भी हैं। यदि नियोजन को सफल और उद्देश्यपूर्ण बनाना है तो प्रबंधकों को नियोजन की इन कठिनाइयों और सीमाओं से अवगत करना होना चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं नियोजन की सीमाएं। नियोजन की सीमाएं क्या हैं, तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे। पहला, नियोजन की सीमाएं निम्नलिखित है। तो देखिए, पहला है नियोजन आलोचकता पैदा करता है। आलोचकता का मतलब है कि यद्यपि नियोजन में लोच की विशेषता विद्यमान है। हमने पढ़ा कि प्लानिंग में हम जो है परिवर्तन कर सकते हैं, परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं, इसलिए प्लान को भी जरूरत पड़ती है समय समय पर चेंज करने की। लेकिन अर्थात आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन नियोजन में केवल ये कहता है कि नियोजन आलोचकता, अर्थात वो ये यहां पर जो पॉइंट कहा है वो कहता है कि नियोजन में जो है हम परिवर्तन नहीं कर सकते। पीछे हमने पढ़ा परिवर्तन कर सकते हैं। देखिए, ये बात सही है कि नियोजन में जब भी प्लानिंग हम करते हैं तो उसमें कुछ चेंजिंग की जा सकती है, लेकिन ये चेंजिंग छोटे स्तर पर ठीक होती हैं। छोटे स्तर पर तो की जा सकती हैं, लेकिन अगर बड़े स्तर पर बड़ी प्लानिंग अगर आपको चेंज करनी पड़े तो उससे आपकी संस्था को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। कैसे? कहता है यद्यपि नियोजन में कि लोच की विशेषता विद्यमान है, अर्थात इसमें चेंजिंग हो सकती है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु नियोजन में केवल छोटे परिवर्तन संभव होते हैं और बड़े परिवर्तन ना तो संभव होते हैं और ना ही संस्था के लिए हितकारी। वो कहता है कि इसमें लोचशीलता की विशेषता होती है, लेकिन वो जो परिवर्तन है या वो छोटे स्तर पर किए जाने चाहिए, बड़े स्तर पर ना तो करने चाहिए और ना ही ये संस्था के लिए फायदेमंद होते हैं। इस प्रकार बदलती परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं में वांछित परिवर्तन ना कर पाने के कारण कई बार हम उस चेंज नहीं कर सकते। इससे हमें अनेक लाभ के अवसर संस्था के हाथों से निकल जाते हैं। नियोजन में सीमित लोचकता के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों तरह के तत्व जिम्मेवार होते हैं। लोचकता आलोचकता का मतलब आपके समझ में आ गया कि परिवर्तन किए जा सकते हैं, लेकिन छोटे, बहुत ज्यादा बड़े ना तो करने चाहिए और ना ये संस्था के लिए फायदेमंद होते हैं। अब यहां बात आती है आलोचकता कितने प्रकार की। आलोचकता 2 प्रकार की होती है। तो आलोचकता 2 प्रकार की कौन कौन सी है? आंतरिक और बाह्य। पहले आंतरिक देखिए। आंतरिक आलोचकता का मतलब है कि नियोजन के समय संस्था के उद्देश्य से नीति, कार्यविधि, नियम, कार्यक्रम आदि का निर्धारण कर दिया जाता है। इसमें बार बार परिवर्तन करना कठिन है, इससे इसे आंतरिक आलोचकता कहते हैं। बाह्य आलोचकता का मतलब क्या है? बाह्य आलोचकता का अर्थ है अनेक बाह्य तत्वों में से नियोजन में सीमित लोचकता पाई जाती है। ये तत्व नियोजनकर्ता के नियंत्रण में जो है नहीं होते। जैसे राजनीतिक वातावरण क्या है, आर्थिक परिवर्तन, तकनीकी परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप, प्रतियोगियों की नीति आदि को शामिल किया जाता है। इनमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा है नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता।
तो नियोजन भविष्य के बारे में किए गए अनुमानों पर आधारित होता है। जब भी प्लानिंग करते हैं तो वो कुछ अनुमानों पर आधारित होता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और परिवर्तनशील है। देखिए, हमने कहा प्लानिंग का जो आधार होता है वो भविष्य, प्लानिंग भविष्य के लिए की जाती है, और जो भविष्य है अनिश्चित होता है, उसके बारे में कोई भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। उसके बारे में तो आप प्लान करते हैं, भविष्य के बारे में जितना अच्छा प्लान आप कर लेंगे, जितना नजदीक आप उसके डाटा इकट्ठे कर लेंगे, उतनी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आपके आंकड़े उससे दूर रह गए तो आप असफल भी हो सकते हैं। कहता है इसलिए पूर्वानुमान प्राय पूर्ण रूप से सही नहीं होते। ये कोई जरूरी नहीं कि जो आपने अनुमान किया, जो आपने आइडिया लगाया वो पूरी तरह से तो सत्य हो। अतः योजनाओं किसको सफलतापूर्वक प्राप्ति का आधार मानना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। इसलिए वो कहता है कि ये कहना कि आपने प्लानिंग कर लिया और आप सफल हो गए, ये बिल्कुल गलत है। ये तो अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। प्राय योजना की अवधि जितनी लंबी होगी, यानी प्लानिंग आप जितने लंबे पीरियड के टाइम लिए करेंगे वह उतनी ही कम प्रभावित होगी, अर्थात उसके गलत होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। इसलिए कहा जाता है कि नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। उदाहरण के लिए एक कंपनी ने पूर्वानुमान लगाया कि सरकार शीघ्र ही किसी विशेष उत्पाद का निर्यात खोलने वाली है, यानी सरकार किसी निर्यात को बढ़ाने वाली है। इस उम्मीद से कंपनी ने उस उत्पाद का उत्पादन प्रारंभ कर दिया, लेकिन सरकार ने निर्यात नहीं खोला। इस प्रकार गलत अनुमान से नियोजन अशुद्ध हो जाएगा और लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। आप समझ में गए होंगे कि मान लो एक कंपनी ने यह अंदाजा लगाया कि सरकार किसी चीज के निर्यात को बढ़ाने वाली है और उसको बहुत जल्दी एक्सपोर्ट को खोल देगी, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट उसका सरकार करने पर सहमति अपनी बनाएगी। लेकिन हुआ क्या कि, और इसको सोचते हुए उस वस्तु का आपने उत्पादन ज्यादा मात्रा में कर दिया और स्टॉक इकट्ठा कर लिया, लेकिन बाद में पता चला सरकार ने उसके निर्यात को खोला ही नहीं, निर्यात करने की अनुमति नहीं दी, तो इससे आपको लाभ के स्थान पर हानि उठानी पड़ जाएगी। इसके बाद नियोजन रचनात्मक कार्यों को कम करता है। रचनात्मक कार्य का मतलब है नियोजन के अंतर्गत संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाओं को पहले से निश्चित कर लिया जाता है। नियोजन जब हम प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले ये तय हो जाता है क्या करना है, कैसे करना, कब करना, किसके द्वारा। इसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति केवल वही काम करता है जो उसे बताया गया। सही है ना? तो जैसा कि योजनाओं से स्पष्ट किया गया हो, इससे उसकी पहल क्षमता और सोचने विचारने की जो शक्ति है, ठीक है, और उपायों की खोज करने की शक्ति है, ठीक है, वो सब बेकार हो जाती है। अधिक उपयुक्त उपायों की खोज करने और लागू करने पर रोक लग जाती है, यानी हर आदमी मजबूर हो जाता है कि जैसा उसे बताया गया वैसे ही वो उसको करेगा। मान लीजिए एक व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसको काम करने का एक अच्छा तरीका वो जानता है, लेकिन वो मजबूर है कि जैसा उसको बताया गया है वैसे ही उसने काम को करना होगा। तो इसको यहां तक कर लेना, ठीक है। टेरी ने कहा भी है कि नियोजन कर्मचारियों को पहल क्षमता का गला घोट देता है। गला घोटने का मतलब ये बाउंड कर देता है कि आपने जो तरीका आपको बताया गया उसी तरीके से आपने काम को करना। इसके बाद नियोजन पर अधिक लागतें आती हैं। नियोजन शब्द जितना छोटा है इसकी प्रक्रिया उतनी लंबी है। एक लंबा रास्ता तय करने पर ही योजना अर्थपूर्ण होती है। इस लंबे रास्ते को पार करने में बहुत अधिक समय लग जाता है और इस पूरे समय में अनेक प्रबंधक सूचनाएं इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने में व्यस्त रहते हैं। इस प्रकार जब इतने लोग अधिक समय तक एक ही काम में व्यस्त रहेंगे तो संस्था के खर्चों में अनावश्यक बढ़ोतरी होना निश्चित, ठीक है। इसके बाद है नियोजन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। नियोजन एक निश्चित स्थिति का सामना करने के लिए वरदान होती है। मान लो कोई चीज तय है तो उसको फेस करने के लिए प्लानिंग ठीक है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में अधिक समय लगने के कारण यह आकस्मिक आपात स्थिति का सामना नहीं कर सकती। अगर कोई अचानक समस्या उत्पन्न हो जाए तो शायद ही वहां पर प्लानिंग काम कर पाएगी। आकस्मिक स्थिति का अभिप्राय है कि एकदम से अगर कोई समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसका अथवा लाभ का कोई अवसर दिखाई देना, ठीक है, जिसके बारे में पहले से कोई योजना नहीं किया है और अब तुरंत निर्णय लेना जरूरी। तो ऐसी स्थिति में यह यदि प्रबंधक ये सोचे कि इसके बारे में पहले नियोजन प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए और फिर निर्णय ले तो हो सकता है इतना समय लग जाए कि उपस्थित समस्या गंभीर रूप धारण कर ले और लाभ के अवसर हाथ से निकल जाएं। अतः नियोजन में अधिक समय लगने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। लास्ट, नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। कई बार प्रबंधक ये समझ बैठते हैं कि योजनाएं बना लेने से सारी समस्या हल हो गई।
यानी हमारे भारत जैसे देश में आप देखते हैं हम प्लानिंग कर लेते हैं और प्लानिंग करके ये सोच लेते हैं कि भाई हम तो अब अपने काम में सफल हो गए, जो प्लानिंग देश के लिए हमने की है वो अब पूरी हो जाएगी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। प्लानिंग कुछ और नहीं, एक कागजी कार्रवाई है, ठीक है, पेपर वर्क है ओनली। प्लानिंग करना अपने आप में इस बात को नहीं दर्शाता कि आप उस उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो गए। इस धारणा से प्रभावित होकर और इस गलतफहमी में आकर कि भाई प्लानिंग तो कर ली, वो वास्तविक कार्य में लापरवाही बरतने लगते हैं। इसके विपरीत परिणाम संस्था को भुगतने पड़ते हैं। अतः इस प्रकार नियोजन प्रबंधकों को सुरक्षा का झूठा लालच देकर, यानी इस बात का लालच देती है कि उन्होंने प्लानिंग कर ली और वो सफल हो गए, लापरवाह बना देती है। अतः हम कह सकते हैं कि नियोजन कर लेने मात्र से सफलता सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि इसके लिए अनेक प्रयास करने पड़ते हैं। तो ये आपकी जो है नियोजन की सीमाएं आपको हमने बताई। इसके बाद बात करते हैं हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नियोजन की प्रक्रिया। देखिए पीछे आपने पढ़ा सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में पढ़ा कि नियोजन के 5 कार्य, पांचों कार्य एक बार में पूरा नहीं होते हैं, हर कार्य की अपनी अपनी प्रक्रिया है। तो नियोजन की भी एक प्रक्रिया है, नियोजन का काम भी अपने आप में एक बार में पूरा नहीं होता, बल्कि इसके लिए निम्न कदम उठाए। तो यहां से है, व्यावसायिक संस्थाओं में नियोजन प्रक्रिया में प्राय निम्न कदम उठाए जाते हैं। नियोजन के लिए निम्न कदम उठाए जाते हैं। क्या? देखिए जब भी नियोजन का काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, उसके बाद सीमाएं विकसित की जाती हैं, उसके बाद वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान की जाती है, उसके बाद वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन किया जाता है, एक विकल्प का चयन किया जाता है, योजनाओं को लागू किया जाता है और उसकी समीक्षा की जाती है। तो इसी पर अब हम देखिए ध्यान करेंगे। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना। उद्देश्य क्या होता है, ये सभी पॉइंट एक 4-4 नंबर में आते हैं। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य वो अंतिम बिंदु हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए, ठीक है, समस्त या सभी क्रियाएं की जाती हैं। नियोजन प्रक्रिया में सबसे पहले उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है और परिभाषित किया जाता है। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले तय किया जाता है क्या करना है, ताकि सभी संबंधित जो कर्मचारी है उनको इनकी जानकारी हो जाए और उन्हें प्राप्त करने में पूरा पूरा योगदान दे। उद्देश्य का एक प्राथमिकता क्रम होता है, यानी जो है उद्देश्य जो है कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उद्देश्य जो बहुत जरूरी है उसको पूरा करना होता है, एक क्रम होता है। जैसे संस्थागत उद्देश्य, विभागीय उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य। सबसे पहले संस्थागत उद्देश्य पूरा होने चाहिए, उसके विभागीय उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। जैसे हम कहें कि पहले देश हित बड़ा है, उसके बाद देश हित के बाद उसके बाद अपना स्टेट का हित बड़ा है, उसके बाद अपने शहर का हित बड़ा है, और सबसे बाद में परिवार, और परिवार के बाद में इंडिविजुअल यानी मेरा व्यक्तिगत हित बड़ा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता में देश हित को, फिर अपने राज्य को, उसके बाद अपने शहर को, समाज को, परिवार को, फिर लास्ट में अपने आप को प्राथमिकता देनी। इसी क्रम में इन्हें निर्धारित और परिभाषित किया जाता है। ठीक है, यहां तक करना। उदाहरण के लिए कंपनी अपनी बिक्री को 2000 करोड़ के पार ले जाना चाहती है। मान लो एक कंपनी ने सोचा कि उसकी बिक्री 2000 से ज्यादा की हो जाए, तो इस उद्देश्य को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। माना कंपनी के 4 मुख्य उत्पाद हैं जिनकी अपेक्षित बिक्री क्रमशः 500, 300, 200 करोड़ है, ठीक है, और 1000 करोड़ रुपए। इस संदर्भ में अन्य सभी जो विभाग हैं उनके उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाएंगे। जैसे उत्पादन विभाग को जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि उसे किस किस उत्पाद का उत्पादन कितनी कितनी मात्रा में करना है। अतः अंत में प्रत्येक विभाग में कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनको बता दिया जाएगा कि उन्हें उनसे क्या अपेक्षा की जाती है, अर्थात संस्था उनसे क्या चाहती है। इसके बाद सीमाएं विकसित करना। सीमाएं विकसित करने का मतलब है नियोजन आधार या सीमाएं क्या होती हैं? वे तत्व और मान्यताएं होती हैं जो विभिन्न विकल्पों के संभावित परिणामों को प्रभावित करती हैं। किसी विकल्प के बारे में निर्णय लेने से पहले इन मान्यताओं को पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। जितने अधिक पूर्वानुमान सही होंगे, नियोजन जो है उतना ही अधिक सफल होगा। नियोजन के आधार 2 प्रकार के हैं, आंतरिक पूंजी, श्रम, कच्चा माल और मशीन, और बाहरी सरकारी नीति, व्यावसायिक वातावरण, ग्राहकों की रुचि और ब्याज दर। उदाहरण के लिए एक कंपनी अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है। मान लो कंपनी के पास ग्रामीण क्षेत्र में कारखाने स्थापित करना एक विकल्प है। यहाँ पूंजी, कच्चे माल और श्रम की उपलब्धता इसके अतिरिक्त आधार हो सकते हैं, आंतरिक आधार है। ठीक है, तथा सरकार की औद्योगिक नीति बाहरी आधार है। प्रबंधक को इन सभी आधारों को पूर्वानुमान लगाना होगा।
अन्य शब्दों में यह देखना होगा कि आवश्यक पूंजी, कच्चा माल और श्रम उपलब्ध हो सकेगा या नहीं। यानी कुल मिला के कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आएंगी, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, इनके बारे में अनुमान लगाना जो है, सीमाएं विकसित करना। इसी प्रकार देखना होगा कहीं सरकार की औद्योगिक नीति इस तरह की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने का विरोध तो नहीं करेगी। इसके बाद है विभिन्न वैकल्पिक कार्यवाही को पहचान करना। उसके बाद आप ये देखते हैं कि किसी काम को करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, विकल्प कौन कौन से हो सकते हैं। प्राय कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिसके विकल्प या मार्ग ना हो, वैकल्पिक मार्ग ना हो, जिस काम को करने की कई विधि ना हो। संस्था के उद्देश्य को आधार पर एक ही काम को करने के अनेक तरीकों की खोज की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि किसी संस्था का उद्देश्य अपना व्यवसाय बढ़ाने का है तो इस उद्देश्य की पूर्ति अनेक तरीकों से की जा सकती है। जैसे पहले से चल रहे व्यवसाय का विस्तार करके, माना एक कंपनी किसी एक साइज के टीवी सेटों का निर्माण कर रही थी, ठीक है। व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा छोटे बड़े अनेक साइजों में टीवी का निर्माण किया जा सकता है, विस्तार करना है। दूसरे क्षेत्रों में बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। किसी अन्य व्यक्ति से मिल करके पार्टनरशिप में बिजनेस किया जा सकता है और किसी दूसरी संस्था को खरीदा जा सकता है। तो ऐसे विस्तार हो सकता है। इसके बाद है वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन। यहां आपने विकल्पों की खोज पहचान की, अब उनका मूल्यांकन किया। भाई किसी काम को करने के 10 तरीके हैं। मान लो भाई आप दूसरा उत्पाद बना रहे हैं, आप दूसरी जगह माल बेच रहे हैं, आप दूसरी संस्था खरीद रहे हैं, आप दूसरे के साथ मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं, तो विस्तार के तरीके हैं। अब आप ये देखेंगे किसका क्या लाभ है और किसका क्या दोष है। जैसे अगर आप दूसरे के साथ मिलकर व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको लाभ भी बांटने पड़ेंगे, इसका नुकसान है। लेकिन इसका फायदा यह है कि कल को अगर लॉस हो जाता तो आधा आधा बढ़ जाएगा, लॉस में 2 हिस्सेदार हो जाएंगे। तो वैकल्पिक कार्यवाहियों का मूल्यांकन करना, अर्थात किसके कितने लाभ हैं, किसके कितने दोष हैं, इसके बारे में जानेंगे। वे सभी विकल्प जो न्यूनतम प्रारंभिक मापदंडों के आधार पर खरे उतरते हैं, यानी एक मिनिमम एक्यूरेसी देखी जाती है, उन्हें गहन अध्ययन के लिए चुन लिया जाता है। जिनमें एक मिनिमम एक्यूरेसी का यानी शुद्धता का स्तर है, ठीक है, उनको हम चुन लेते हैं। और यहां यह देखा जाएगा कि प्रत्येक विकल्प संस्था के उद्देश्य को कहां तक पूरा करता है। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने पर प्राय एक समस्या आपके सामने आती है। क्या? वह यह है कि सभी विकल्पों के अपने अपने गुण और दोष होते हैं। आप जानते हैं कि हर विधि का अपना गुण है, लाभ है, दोष है। अर्थात एक विकल्प किसी एक मापदंड पर खरा उतरता है तो दूसरा किसी दूसरे मापदंड पर, यानी एक का कुछ लाभ है तो दूसरे का कुछ लाभ हो सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए एक विकल्प बहुत लाभप्रद हो सकता है लेकिन उसमें बहुत अधिक पूंजी की विनियोग की आवश्यकता है और उसका लाभ अर्जित करने का समय भी अधिक है। मान लीजिए एक विकल्प है आपके पास कि जैसे एक विकल्प आपके पास ये है कि उसमें बहुत लाभ है, एक बिजनेस ऐसा है, एक काम आपके पास ऐसा है कि उसमें बहुत लाभ है, लेकिन उसमें आपको ज्यादा पैसा चाहिए लगाने के लिए और उससे जो लाभ मिलेगा वो टाइम के बाद मिलेगा, साल 2 साल 4 साल के बाद। लेकिन एक विकल्प ऐसा है जिसमें लाभ तो कम है लेकिन कम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, लाभ जल्दी जल्दी मिल रहा है। आज आप देखते हैं कि हर आदमी चाहता है कि जो भी वो इन्वेस्ट करे उसका प्रतिफल, उसका रिटर्न उसे तुरंत मिले, ठीक है। तो एक अन्य विकल्प है जिसमें विनियोग तो कम चाहिए और उसका लाभ अर्जित करने की अवधि कम है लेकिन वह अधिक लाभदायक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नियोजनकर्ता को विभिन्न विकल्पों के मिश्रण के रूप में एक नया विकल्प खोजना पड़ेगा। इसके बाद एक विकल्प का चुनाव करना। यहां आपने लाभ दोष देख लिए पिछले में, अब उनमें से अच्छा विकल्प का चुनाव करना पड़ेगा। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन का मतलब है लाभ दोषों का अध्ययन करने के बाद सबसे अच्छे विकल्प का चुनाव कर लिया जाता है। कई बार मूल्यांकन के आधार पर एक से अधिक विकल्प एक जैसे गुणों वाले आपके सामने प्राप्त हो जाते हैं। भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए एक से अधिक अच्छे विकल्पों का चुनाव करना अच्छा होता है। मतलब एक ऑप्शन आपके पास है, उससे ज्यादा ऑप्शन अच्छे आपके पास आए तो आप एक को रिजर्व में रख लेना चाहिए। एक विकल्प को लागू करके जो 2 विकल्प आए उनमें से एक को लागू कर दीजिए, दूसरे को रिजर्व रख लीजिए, रिजर्व में रख लेना चाहिए। और यदि पूर्वानुमान गलत हो जाए, किसी कारण से आप गलत हो जाएं तो दूसरे विकल्प को जो है तुरंत लागू कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि असफलता से बचा सके। इसके बाद योजनाओं को लागू करना कहता है कि मुख्य योजना तथा सहायक योजनाओं का निर्धारण कर लेने के बाद उन्हें लागू करना होता है। वहां आपने विकल्प चुन लिया, अब इनको लागू करना। योजनाओं को लागू करने के बाद विभिन्न क्रियाओं का क्रम निर्धारित कर लिया जाता है।
अर्थात यह निश्चित कर दिया जाता है कि कौन क्या करेगा और किस समय करेगा। इससे उद्देश्यों को प्राप्त करना सरल हो जाता है। और लास्ट है समीक्षा करना। योजनाएं लागू कर देने से योजना नियोजन प्रक्रिया समाप्त नहीं हो जाती। आपने लागू तो कर दी, अब ऐसा नहीं है कि नियोजन प्रक्रिया जो है समाप्त हो गई, ठीक है, बल्कि योजनाएं भविष्य के लिए बनाई जाती है और भविष्य अनिश्चित होता है। अनिश्चित भविष्य में सफलता सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा करते रहना जरूरी है। जैसे ही उन मान्यताओं में जिनमें पर योजना आधारित है परिवर्तन होता नजर आए, योजनाओं में भी आवश्यक फेरबदल कर देना जरूरी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नियोजन एक निरंतर चालू रहने वाली प्रक्रिया है। अर्थात हमें ये देखना होता है समीक्षा के अंतर्गत कि हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, इसलिए परिवर्तनशील वातावरण के अनुसार बार बार हमने देखना होता है कि क्या हम जैसा सोच रहे थे वैसा हम प्राप्त कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा वो है